फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड कौन सा बनाती है। फ्रेश वाटर का मतलब ताज़ा पानी का, रिवराइन आइलैंड का मतलब है कि जैसे ये ब्रह्मपुत्र निकल रही है तो रिवर के अंदर ही आइलैंड है, और आइलैंड आपको पता है चारों तरफ पानी से घिरा होता है जो, तो यहाँ पे भूमि है, अंदर आइलैंड है, तो कौन सा आइलैंड है वो, मजूली, डिब्रू सिखोवा, सिरंगम, भवानी आइलैंड। इसका नाम है मजूली आइलैंड, जो असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में रिवराइन आइलैंड है, वो सबसे बड़ा है मजूली। नेक्स्ट आपको बताना है G20 ग्रुप 20 है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है 20 कंट्रीज की, 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके रिगार्डिंग आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, गलत बतानी है। G20 का जो समिट है वो फॉर्मली जो समिट है उसको बोलते हैं समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक पे समिट, समिट का मतलब मीटिंग। जो G20 है सबसे पहला इसका जो हुआ था फर्स्ट मीटिंग वो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद सबसे पहली मीटिंग हुई थी। जो G20 का जो रिजोल्यूशन होता है, मतलब कोई भी इसके रूल्स वगैरह बनाती है, वो नॉट लीगली बाइंडिंग होते हैं, मतलब बाध्यकारी नहीं होते। आपको बताना इनकरेक्ट कौन सा होता है, 2 ओनली, 1 3, 1 2 या 2 3। देखो गलत बताना आपको, देखो गलत ये आपका दूसरा है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1997 और 98 के बाद जो आया था भाई साहब ऑयल क्राइसिस, उसके बाद पहली मीटिंग हुई थी, पहला समिट हुआ था G20 का, तो ये गलत हो जाता है और हमें गलत ही बताना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 ओनली गलत है, क्योंकि बाकी के दो सही है। नॉन बाइंडिंग इसका है रिजोल्यूशन, और ये समिट फाइनेंशियल मार्केट पे समिट या वर्ल्ड इकोनॉमी पे समिट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है हरिजन आश्रम के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। हरिजन आश्रम, देखो ये महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश किया था कि हरिजन आश्रम, और ये साबरमती जो रिवर है 1917 में उसके किनारे पे, साबरमती रिवर के बैंक पे किनारे पे एस्टेब्लिश किया था, बनाया था। 1 ओनली 2 ओनली दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों के दोनों सही है। देखो हरिजन आश्रम साबरमती आश्रम का ही दूसरा नाम है, जो साबरमती रिवर के किनारे गुजरात में 1917 में महात्मा गांधी ने बनाया था। नेक्स्ट आपको बताना है डेंगू के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। डेंगू जो भाई साहब बीमारी होती है मच्छर के काटने से, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मॉस्किटो होता है मच्छर, वो डेंगू जो फैलाता है मच्छर, वो मच्छर सेम है जो चिकनगुनिया और जीका वायरस को भी फैलाता है। जो डेंगू है इसमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं, जब डेंगू मान लो किसी को डेंगू हो गया, जो उसमें लक्षण दिखाई देते हैं बुखार, खांसी, जुकाम, जो भी, ऐसा सेम होता है मीसल्स में भी। मीसल्स खसरा बोलते हैं, खसरे को, खसरा जो बीमारी होती है, ऐसे उसमें सेम सिम्टम होते हैं। जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या है, जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं, वो क्लियर वाटर में, मतलब साफ पानी में ब्रीड नहीं कर सकते, अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी कि वो पैदा नहीं हो सकते साफ पानी में। अब आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली, 1 3, 2 1 2 या ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई साहब तीसरा गलत है, क्योंकि साफ पानी में भी वो पैदा हो सकते हैं मच्छर, तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, तीसरा गलत है। नेक्स्ट आपको बताना है जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी हैं, बैटरी वही है जो जैसे लिथियम की बैटरी होती है जो आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में जो होती है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो यूज होती है, तो ऐसी एल्यूमिनियम एयर बैटरी होती है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी होती हैं ये ऑक्सीजन को, जो एयर में, जो हवा में ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज, यूज कर सकती हैं, प्रयोग कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बिजली पैदा करने के लिए हवा में से ऑक्सीजन लेके उससे बिजली पैदा कर सकती हैं, ऐसी कैपेबिलिटी होती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं और मोर एनर्जी डेंस होती हैं, मतलब जैसे लिथियम आयन बैटरी होती हैं उससे थोड़ी सस्ती होती हैं और ज़्यादा एनर्जी देती हैं। ये क्या है, इनमें जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी हैं इन्हें चार्ज करने में, दोबारा रिचार्ज करने में बहुत कम टाइम लगता है लिथियम आयन बैटरी के अपेक्षा। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 2 ओनली, 1 2 2 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई साहब तीसरा गलत है, क्योंकि ये देखो लिथियम आयन बैटरी जो आपके फ़ोन वगैरह में लगी हुई होती है, उसको तो एक बार मान लो डाउन हो जाए, यानी कि डिस्चार्ज हो जाए, दोबारा बिजली में लगा के चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसको चार्ज नहीं किया जा सकता लिथियम आयन बैटरी की तरह। तो ये इसमें एक मतलब एक तरह से इसका नुकसान है, इसका क्रिटिसिज्म है लिथियम मतलब एल्यूमिनियम एयर बैटरी का, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के दो सही है, बी करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट आपको बताना है जो गुलेन बारे सिंड्रोम है इसके रिगार्डिंग बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है कि बीमारी है भाई साहब ये गुलेन बारे सिंड्रोम। ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक दुर्लभ ऑटो इम्यून एक डिसऑर्डर है जो बीमारी होती है। ये बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है ये बीमारी। और ये क्या है, हमारा जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, उसको ये प्रभावित करती है, उस पर अटैक करती है। 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ द अबव, सही आंसर है डी, सारे के सारे करेक्ट हैं। देखो ये जो बीमारी है इसलिए न्यूज़ में थी, जिसको कोविड-19 हो रहा है, जिसको कोविड हो रहा है यानी कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो रहा है, कई पर्सन में यानी कि कई लोगों में ऐसा देखा गया है इस बीमारी से भी वो अफेक्ट है, तो इसलिए न्यूज़ में आई। नेक्स्ट आपको बताना रैयतवाड़ी सिस्टम था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी सिस्टम, तो रैयतवाड़ी सिस्टम के रिगार्डिंग आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है ये थॉमस मुनरो और रीड ने 1820 में इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया में।
नेक्स्ट ये कह रही है जो ये सबसे पहले मद्रास में इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों में, और कुर्ग प्रोविंस है जो ब्रिटिश इंडिया की, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया था, मतलब लागू किया था। नेक्स्ट है कि जो ऑनरशिप राइट है, इसमें डायरेक्ट पीजेंट को, पीजेंट मतलब जो किसान होते थे उनको ही मालिकाना हक दे दिया था जमीन का। ये एग्जैक्टली अपोजिट था जमींदारी सिस्टम के। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जमींदार के पास राइट होता था, वो अगर कोई रिवेन्यू नहीं देता था, यानी कि टैक्स नहीं देता था कोई किसान, तो वो उसे निकाल सकते थे। तो जमींदारी सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि डायरेक्ट ऑनरशिप पीजेंट को दे दिया था इसमें, और पीजेंट ही वो टैक्स भरते थे। आपको बताना करेक्ट कौन सा है। 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे करेक्ट हैं भाई साहब। रैयतवाड़ी सिस्टम के सारे आप पॉइंट लिख लो पूरे। नेक्स्ट आपको बताना व्हाइटले कमीशन किससे एसोसिएटेड है। व्हाइटले कमीशन किस लिए बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? फाइनेंशियल रिफॉर्म के लिए, पुलिस या मिलिट्री रिफॉर्म के लिए, 1857 की क्रांति के बाद, ट्रेड या कॉमर्स में रिफॉर्म लाने के लिए प्रिंसली स्टेट में, या फिर जो लेबर है उसकी कंडीशन को एक तरह से एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है लेबर की, जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें रिकमेंडेशन के लिए लाया गया था। आपको बताना करेक्ट कौन सा है। देखो इसका आंसर है डी, जो लेबर रिफॉर्म के लिए लाया गया था व्हाइटले कमीशन, के कर्मचारी हैं जो काम करते हैं फैक्ट्री में, उनके लिए कुछ सुधार किया जाए। नेक्स्ट आपको बताना है वारन हेस्टिंग प्लान 1772 में किसके साथ कंसर्न है, किसके साथ एसोसिएटेड है, ये बताना है। जुडिशियल रिफॉर्म के लिए लाया गया था क्या वारन हेस्टिंग प्लान, या फिर वारन हेस्टिंग प्लान एजुकेशन रिफॉर्म के लिए लाया गया था, या लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म के लिए, या सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए? सही आंसर है ए, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए लाया गया था वारन हेस्टिंग प्लान 1772 में। नेक्स्ट आपको बताना है जो इंडियन एग्रीकल्चर इम्पोवेरिसमेंट हुआ था उसका ब्रिटिश इंडिया में, जब ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे रूल किया था तो हमारी जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो बहुत ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। उसके क्या कारण थे ये बताना आपको। देखो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम भी ब्रिटिश का वो क्या है, एग्रीकल्चर सिस्टम उसकी वजह से भी पिछड़ा हुआ था। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो चुकी थी इंडिया की। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 2 3 ओनली 2 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, 1881 में आया था इंडियन फैक्ट्री एक्ट। तो ये बताना आपको इसके अंदर कौन कौन सी प्रोविजन करेक्ट हैं, कौन कौन सी धाराएं थी इसके अंदर। ये जो एक्ट आया था प्राइमरीली जो चाइल्ड लेबर थी, जो बच्चे काम करते थे फैक्ट्रियों में, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था ये। इसमें यह दिया गया था कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा है वो फैक्ट्रियों में काम नहीं करेगा। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 ओनली 2 ओनली, दोनों से दोनों गलत। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि 7 साल से कम उम्र का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, उससे ऊपर कर सकता है, ये लाया गया था इसमें। तो इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ ऐसी प्रोविजन थी इसमें, 7 से 12 साल के बच्चे को ये प्राइमरीली उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए लाया गया था। इसमें ये थी 7 साल से कम उम्र का बच्चा तो काम करेगा ही नहीं, और जो 7 साल से ऊपर है वो 9 घंटे काम करेगा, 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। जो 9 मतलब 7 साल से ऊपर का बच्चा उसे महीने में 4 दिन की छुट्टी दी जाएंगी। जो ये हॉलीडे है ना, संडे का हॉलीडे, ये लागू किया गया, 4 दिन की छुट्टी पर मंथ, मतलब एक सप्ते में 1 दिन की छुट्टी। और जो भी हजार्डस मशीनरी हैं, मतलब जिनसे कोई नुकसान हो सकता है, उनको प्रॉपरली फेंस किया जाएगा। मतलब जैसे ये मशीन है, इससे डेंजर है, इसको टच किया या इसमें बिजली करंट वरंट लग सकता है, तो इसको फेंस किया जाएगा, तार फेंसी की जाएगी इसकी। तो ये सब कुछ लाए गए थे इसको, इसमें यही था आज के लेक्चर में।